गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। तो बच्चों, आज जो है अपन पांचवें भाग में व्यवसायिक अध्ययन के अंतर्गत में देखेंगे वह है ना कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन में अंतर। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है ना। तो आम धारणा यही कि कर्मचारी की भर्ती व चयन एक ही है, किंतु इन दोनों में अंतर है और एक दूसरे के पूरक भी है। तो भर्ती एवं चयन में निम्नलिखित अंतर होते बच्चों ध्यान देंगे आप। कर्मचारी की भर्ती हो रहा है, कर्मचारी का चयन, चयन अलग है, भर्ती अलग है। भर्ती हम शुरुआत में करते हैं। यहाँ पर देखिए, कर्मचारी की भर्ती के विभिन्न स्रोत होते हैं। इसमें कर्मचारियों के चयन की एक ही निश्चित प्रक्रिया होती है। दूसरा, इसमें भविष्य के लिए कर्मचारी की खोज की जाती है। इसमें वर्तमान के लिए चयन कर नियुक्त की जाती है वहाँ पर। तीसरा देखेंगे, रिक्त स्थानों पर कार्य करने हेतु प्रेरणा दी जाती है। इसमें कर्मचारी को दो भाग में बांट दिया जाता है, एक कार्य के योग्य एवं दूसरे कार्य के अयोग्य करके, है ना बच्चों। यहाँ पर चौथा है, भर्ती के पश्चात चयन प्रक्रिया प्रारंभ होती है और चयन के बाद उसको नियुक्ति के आदेश जारी कर दिया जाता है। पांचवा देखेंगे, भर्ती शब्द का प्रयोग प्रायः निम्न वर्ग के कर्मचारियों के लिए किया जाता है। यहाँ पर चयन शब्द का प्रयोग जो सभी वर्ग के कर्मचारी के लिए किया जाता है बच्चों। यहाँ पर अगला यहाँ पर देखेंगे जो है छठवां, भर्ती में प्रार्थी की संख्या बहुत अधिक रहती है, जबकि चयन प्रार्थियों की संख्या जो है भर्ती से काफ़ी कम रहती है, क्योंकि छटनी हो जाता है वहाँ पर, है ना। सातवां देखें, भर्ती का अंतिम उद्देश्य कर्मचारी की खोज करना है और चयन का अंतिम उद्देश्य जो है कर्मचारी का चुनाव कर नियुक्ति देना होता है। आठवां देखेंगे, भर्ती आवेदन पत्रों को बुलाने तक ही सीमित रहता है, और जबकि आठवां इसमें देखेंगे चयन आवेदन पत्रों को छांटना और आवश्यक परीक्षण कर कर्मचारी को कार्य पर नियुक्त करना। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर नौवां, भर्ती एक साधन है और चयन अपने आप में साध्य है। दसवां, भर्ती सिक्के का प्रथम पहलू है और चयन जो सिक्के का द्वितीय पहलू। इस प्रकार जो है बच्चों यहाँ पर भर्ती और चयन में अंतर समझ आया सभी को। अब देखेंगे व्यावसायिक चयन, है ना, वोकेशनल जो है सिलेक्शन। व्यावसायिक चुनाव चयन का एक वैज्ञानिक ढंग है, जिसमें चुनाव का या चुनाव के लिए एक विशिष्ट पद्धति को अपनाया जाना है। संक्षेप में, व्यावसायिक चयन श्रमिकों एवं कर्मचारी के चयन की ऐसी पद्धति है जिसमें चयन के लिए वैज्ञानिक विधियों या तरीकों को अपनाया जाता है। तो इस प्रकार वहाँ पर बताया, श्रमिकों और कर्मचारी की जो चयन होता है वो वैज्ञानिक विधि के द्वारा अपनाया जाता है तरीके से। जो इस पद्धति में सर्वप्रथम कार्य का स्वभाव ज्ञान किया जाता है तथा उसके कार्य के लिए किसी योग्य व अनुभव वाले आवेदक को ध्यान में रखा जाता है ना बच्चों। यहाँ पर बताया गया आपका अनुभव वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, इसका आकलन किया जाता है। तत्पश्चात ऐसे योग्य वाले समस्त अभ्यर्थी आवेदकों के गुणों की तुलना की जाती है। इन गुणों या योग्यता में जो आवेदक कार्य के स्वभाव के अनुरूप पाया जाता है उसका चयन किया जाता है। इस प्रकार कार्य के अनुरूप योग्यताधारी का चयन करना ही व्यवसाय का चयन है। एक कर्मचारी सामान्यतः निम्न योग्यता को देखा जाता है। पहला, शिक्षा संबंधित कार्य के अनुरूप तकनीकी ज्ञान, शारीरिक गुण, बौद्धिक ज्ञान, व्यक्तिगत गुण, उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता। सातवां, अधिकारियों के प्रयोग करने का ढंग, संकट काल में या असाधारण परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता किस प्रकार है। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर नियुक्तिकरण की प्रक्रिया कदम। तो यहाँ पर नियुक्ति या भर्ती व चयन, इन तीनों के अर्थ भिन्न है, अलग अलग है देखेंगे बच्चों, तथा इन तीनों की प्रक्रिया भी भिन्न भिन्न होती है। व्यवसाय में नियुक्तिकरण एक विस्तृत शब्द है जिसमें भर्ती और चयन से संबंधित समस्त क्रियाएं शामिल की है। देखिए वहाँ पर ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर भर्ती शुरुआत में, फिर उसका चयन किया, चयन में फिर उसका नियुक्तिकरण किया जाता है। तो अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर मानव शक्ति नियोजन जो है, मैन पावर प्लानिंग। तो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया का प्रथम चरण जो है मानव शक्ति का जो है नियोजन या अनुमान लगाना है, अर्थात उपक्रम में कर्मचारियों में कितनी कर्मचारी की आवश्यकता है तथा उनकी आवश्यकता कितनी दिनों तक रहेगी, भविष्य में कर्मचारियों की आवश्यकता कितनी होगी, कर्मचारियों की निरंतर का अनुपात क्या रहेगा तथा किस किस योग्यता व गुणों वाले कर्मचारी की आवश्यकता होगी आदि का अनुमान लगाना ही मानव शक्ति योजना कहलाया जाता है। तो नियुक्तिकरण में सर्वप्रथम मानवीय शक्ति नियोजन का अनुमान लगाना आवश्यक है। सर्वप्रथम को मानव शक्ति का उनका नियोजन करना, उनका चयन करने के लिए। अगला है भर्ती जो है, रिक्वायरमेंट। भर्ती एक जो है विस्तृत शब्द है जिसमें चयन भी शामिल है। एडमिन प्रोफेसर फिलिपो के अनुसार बताया गया है कि भर्ती का अभिप्राय जो है भविष्य के लिए कर्मचारी की खोज करना है इसमें, ठीक है बच्चों। भर्ती के लिए, चयन के लिए खोज करना यहाँ पर करना और उन्हें रिक्त स्थानों के लिए आवेदन पत्र देने के लिए प्रेरित देना, है ना, प्रेरणा देने से है। इस प्रकार कार्य के लिए इच्छुक प्रत्याशी को विज्ञापन, समाचार पत्र, रोजगार कार्यालय, कॉलेज, स्कूल आदि के माध्यम से खोजना भर्ती की श्रेणी में आता है। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में भर्ती संबंधी कार्य करना दूसरा चरण होता है बच्चों, है ना। तीसरा है
चयन सिलेक्शन नियुक्तिकरण का तीसरा महत्वपूर्ण कदम चयन करना होता है। चयन का वह प्रक्रिया है जिसमें भर्ती के लिए इच्छुक आवेदक को दो भागों में विभाजित किया जाए, जो बताया गया है। प्रथम, जिन्हें कार्य करने के लिए योग्य पाकर रोजगार दिया जाता है। द्वितीय है जिन्हें रोजगार नहीं दिया जाना है। इस प्रकार कार्य के लिए योग्य व्यक्ति को चुनाव करना ही चयन कहलाता है, सिलेक्शन। ठीक है बच्चों। अगला है चौथा, कर्मचारियों का आगमन या परिचय, इंट्रोडक्शन जो है। नवयुक्त जो नया चयन किया जाता है, कर्मचारियों के चयन हो जाने के पश्चात संस्था में उनका आगमन कराया जाता है तथा आगमन के पश्चात उन कर्मचारियों को कार्य से या अन्य संबंधित कर्मचारी से परिचय कराया जाता है ना। तो परिचय एक आवश्यक कार्य है, क्योंकि परिचय के बिना नवनियुक्ति जो है कर्मचारी अपने कार्य को ठीक ढंग से संपन्न नहीं कर पाएगा। परिचय से ही कर्मचारी में आपसी विश्वास, निष्ठा एवं सहयोग की भावना जागृत होती है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद उसको प्रशिक्षण, 5वां नंबर देखिए, प्रशिक्षण एवं विकास के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अच्छे से अच्छा कर्मचारी प्रबंधक भी प्रशिक्षण के बिना कार्य में श्रेष्ठ योगदान नहीं दे सकता, क्योंकि उसको उनके बारे में जानकारी नहीं रहता है। नियुक्तिकरण की इस प्रक्रिया में नियुक्ति जो है कर्मचारी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इससे कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है तथा कर्मचारी एवं संगठन का विकास होता है। फिर छठवां, परिश्रम का निर्धारण कैसे करना है उसको, है ना। एंटरटेनमेंट ऑफ द रिम्यूनरेशन। नियुक्ति किए गए कर्मचारियों के लिए उनके कार्य के अनुरूप परिश्रमी का निर्धारण करना भी आवश्यक है। चयन के पूर्व प्रारंभिक वेतन या मजदूरी की घोषणा करी जाती है, कितना उसको मिलेगा, किंतु वास्तविक मजदूरी जो कार्य की प्रकृति, उनकी गुणवत्ता व कार्यकुशलता के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। अगला निष्पादन मूल्यांकन जो है, परफॉर्मेंस जो है एप्रिसियल। कर्मचारी द्वारा संपादित किए गए कार्य के परिणाम से मूल्यांकन करना है ही निष्पादन मूल्यांकन का मतलब उसमें कितना कार्य कर पा रहा है। निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर ही कर्मचारियों की मजदूरी, उनकी कार्यकुशलता का मापन किया जाता है। अतः स्टाफिंग में निष्पादन मूल्यांकन के एक आवश्यक कार्य होता है बच्चों। अगला है पदोन्नति व स्थानांतरण। उसी के अनुसार का प्रमोटेड एंड ट्रांसफर किया जाता है। षष्ठ जो है, कर्मचारी को निश्चित समय के पश्चात पदोन्नति करना एवं आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना भी संगठन में नियुक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मानव के अनुकूल कार्य न करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नत कर, मतलब उसको नीचे कर देकर उन्हें निम्न महत्व का कार्य दिया जाता है। इस प्रकार जो स्टाफिंग में जो है पदोन्नति जो है, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति आदि से सभी को शामिल किया, इसमें ना बढ़ाया जाता है अनुकूल कार्य न करने वाले पर। ठीक है। अतः स्पष्ट है कि मानव संसाधन प्रबंधन का एक विस्तृत शब्द है जिसमें समग्र मानव कल्याण से संबंधित आवश्यक कार्य किए जाते हैं, जबकि नियुक्तिकरण उसका एक या अंग या घटक है जिसमें मात्र जो है कर्मचारी की किसी उपक्रम में नियुक्ति से संबंधित कार्य को किया जा सकता है। तो अगला देखेंगे बच्चों, आइए यहाँ पर अपन जो है प्रशिक्षण एवं विकास के समय ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंट के अंतर्गत में, तो सर्वप्रथम पर प्रशिक्षण जो है अधिक एवं उच्च ज्ञान प्राप्त करने की कार्यशाला है बच्चों, है ना। सबसे पहले उनको वही महत्व होता है। प्रशिक्षण जो है स्वास्थ्य प्रबंधन की आधारशिला है। यदि आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी अपने कार्य को ठीक ढंग से करें तो उनके लिए विविध जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। जब तक अगर प्रशिक्षण नहीं होगा उसको जानकारी नहीं होगा पर, क्योंकि प्रशिक्षण बिना किसी कार्य को सही ढंग से करना कठिन होगा। तो प्रशिक्षण का आशय देखें, मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। तो किसी भी संगठन क्रियाओं के सफल संचालन के लिए एक विशेष प्रकार के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान जो है योग्यता और कौशल की आवश्यकता होती है। सभी के पास ज्ञान रहता है, कौशल रहता है, लेकिन उसके कार्य के बारे में, उसके बारे में नॉलेज नहीं होते। तो इसे प्रशिक्षण के द्वारा ही कर्मचारियों की कार्य आवश्यकता को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अन्य शब्दों में जो बताया गया, प्रशिक्षण किसी कार्य को विशिष्ट ढंग से करने का एक शिक्षण है। वास्तव में प्रशिक्षण जो है किसी विशिष्ट कार्य को प्रभावपूर्ण ढंग से एवं निपुणता के साथ करने की कला का ज्ञान है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो सके। अगला देखेंगे परिभाषा जी दिए हुए, आपको एक दो पच्चा बता देता हूँ, बाकी आप लोग पढ़ेंगे। तो सबसे देखेंगे पहला एडविन बी फिलिपो के अनुसार बताया गया है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान कौशल में वृद्धि करने संबंधित क्रियाओं को प्रशिक्षण कहते हैं, उसको कार्य को बढ़ाना। ठीक है बच्चों। अगला देखेंगे आप, जो वास्तव में जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के लिए कुछ कार्य करते हैं तो इसे प्रशिक्षण कहा जाता है। इस प्रकार किसी विशिष्ट कार्य को विशिष्ट ढंग से करने की कला, ज्ञान एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षण ही कहलाते हैं यहाँ पर, जो भी कार्य को सीखता है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रशिक्षण की विशेषताएं देखेंगे। प्रशिक्षण के आशय एवं परिभाषा की व्याख्या के पश्चात इनके निम्न की विशेषता बताई गई जा सकती है। पहला, प्रशिक्षण कर्मचारी विकास की एक सतत प्रक्रिया आगे बढ़ता जाता है उसमें प्रशिक्षण। दूसरा, प्रशिक्षण कर्मचारी के विकास का एक सुनिश्चित ढंग में तरीका बदल जाता है वहाँ पर।
प्रशिक्षण से कर्मचारी ज्ञान और कौशल वृद्धि मतलब उसका विकास हो जाता है उस कार्य के प्रति। सात छठवां पाँचवा चौथा देखेंगे, प्रशिक्षण से कर्मचारी की कार्य क्षमता वृद्धि होती है, मतलब पहले से जो कार्य करते हैं उसको आगे कार्य करना चालू कर देते, मतलब उसका वृद्धि हो जाता है। प्रशिक्षण मानव पूंजी में सभी अभिप्राय विनियोग होता है, मतलब खर्च करता है वहाँ पर। छठवां है, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना उपक्रम का दायित्व है, उत्तरदायित्व आवश्यकता भी है। सातवां है, प्रशिक्षण से कर्मचारियों को आत्मसंतुष्टि मिलती है, उनके ज्ञान बढ़ता है वहाँ पर। अब अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है आपका जो है प्रशिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत में देखेंगे क्या क्या उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड ट्रेनिंग। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले बताया था यहाँ पर जो है कीथ डेविस के अनुसार प्रशिक्षण का उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति को नवीन अनुभव प्रदान करना होता है जो उसके ज्ञान कौशल अथवा दृष्टिकोण में परिवर्तन द्वारा उसके आचरण में परिवर्तन लाया जा सके। पहला है सामान्य है ना, व्यवसाय की सामान्य जानकारी देना कि इसमें क्या है कैसा नहीं। तो नवनियुक्त कर्मचारी जो व्यवसाय की सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से ही सामान्य जो प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। कभी कभी संस्था स्थानांतरण या कार्य परिवर्तन के कारण भी नए स्थान नए कार्य की जानकारी प्रदान करने बाबत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अगला है कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा है, तो मतलब उसके कार्य के प्रति बढ़ावा इच्छा बनेगा। प्रशिक्षण से कर्मचारी का मनोबल सदैव ऊंचा रहता है तथा अप्रशिक्षित कर्मचारी का मनोबल प्रतिकूल रहने से इनका उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः उत्पादन कार्य में वांछित जो प्रगति के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना आवश्यक होता है। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर सूचना प्रसारण करने हेतु व्यवसाय उद्योग में कुछ जो है ऐसे सूचना दी जाती है जिन्हें प्रशिक्षण केंद्र पर प्रदर्शन द्वारा देना महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ही सूचना कर्मचारियों में प्रदान करने के उद्देश्य भी प्रशिक्षण आवश्यक होता है। संगठन के प्रति निष्ठावान, मतलब जो कार्य करने उसमें निष्ठावान, प्रत्येक संगठन के लिए कर्मचारी का निष्ठावान होना अत्यंत आवश्यक है ताकि वे समर्पित भाव से कार्य करें। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रबंधकों व श्रम संगठनों के नेताओं द्वारा विभिन्न विचारों व प्रेरणात्मक जो है उत्प्रेरक भावनाओं द्वारा कर्मचारियों को निष्ठावान बनाना प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है। पांचवा है उत्पादन में वृद्धि हेतु, मतलब प्रत्येक उपक्रम उत्पादन में वृद्धि चाहता है, इसे हेतु कुशल कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है। कुशल कर्मचारी जो प्रशिक्षण द्वारा बनाए या तैयार किए जाते हैं। अतः उत्पादन में वृद्धि करने बाजार का विस्तार करने के उद्देश्य से कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है। अगला है देहातीपन का दूर करना, मतलब जो उसमें रहता है कार्य में पहले जैसे थे उसको दूर करना है। यहाँ देहातीपन का आशय पुरानी रूढ़वादी जो विचारधारा व कार्य कौशल से है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में पुरानी शैली से विकास की बात करना व्यर्थ है। अतः संस्था के पुराने कर्मचारी के मन में मानसिक से देहातीपन की विचारधारा को हटाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है। अगला देखेंगे सातवां दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हेतु, मतलब एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन करियर, तो अर्थात जो सुरक्षा से सावधानी अच्छी होती है। हम दुर्घटनाओं को रोकना नहीं सकते किंतु उसे रोकने के उपाय अवश्य कर सकते हैं। दुर्घटना में कमी का अर्थ है कि कार्य पर प्रशिक्षित व्यक्ति को लाना। नवीन तकनीकी का ज्ञान हेतु, मतलब जो बताया गया उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिदिन कुछ नई नई तकनीकी विकसित हो रही है, अतः इसकी जानकारी कर्मचारियों को प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण आवश्यक है। अगला देखेंगे योग्य कर्मचारी की पूर्ति, मतलब एक बड़े उपक्रम में जो विभिन्न स्तर पर अलग अलग योग्यता वाले कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है, अतः उनकी लगातार पूर्ति करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण आवश्यक है, मतलब कार्य को छोड़कर चला जाता तो। 10वां संस्थाओं का जो है समस्याओं का निकट से परिचय करना, जो कार्य के लिए वहाँ पर है उसमें जो समस्या उसको निकट से दूर करना। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारी को उन समस्याओं की जानकारी प्रदान करना होता है जो कार्य के दौरान उपस्थित होती है ना। प्रशिक्षण के समय कर्मचारी विभिन्न समस्याओं पर आपस में भी विचार विमर्श कर सकते हैं। अपने जो विचारों का आदान प्रदान कर कार्य के समय अपने आने वाली वास्तविक समस्या से निपटा जा सकता है। तो ठीक है बच्चों, अगला जो है 6वें भाग में अपन देखें प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। आज के लिए गुड डे।